नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और डिफाइन की थी हमने एक बेसिक क्लासिफिकेशन और कुछ बेसिक टर्म्स को। आइए इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। अपने क्लासिफिकेशन में पहले पार्ट को जहां हमने बात की थी ऑर्थोगोनल कटिंग की। ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए हम लोगों ने एक डायग्राम के हेल्प से डिफरेंट टर्म्स को देखने की कोशिश की थी। आइए इस डायग्राम को फिर से देखते हैं और यहाँ जो टर्म्स हमने डिफाइन किए थे उनकी क्या यूसेस है इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, कारण ये कि अगर मैं सामने ड्रॉ करूंगा तो आप भी समझ पाएंगे किस तरीके से आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है अगर ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये आपकी वर्कपीस हो गई और वर्कपीस के इस पॉइंट पर आपका कटिंग टूल है। कटिंग टूल से जो ये क्लियरेंस बना रहा है, एक एंगल है यहाँ पे और इसके परपेंडिकुलर आपका क्या है, रेफरेंस प्लेन है। ये रेफरेंस प्लेन है, ठीक है। और ये आपकी शियर प्लेन है जहां से आपकी रिमूव होती है, चिप्स आपकी रिमूव होती है, ठीक है। इस थिकनेस को हम लोग अनकट चिप थिकनेस कहेंगे और इसे चिप थिकनेस कहेंगे, टी सी। ये हो गई टी, ये हो गई, ये आपकी शियर प्लेन है, शियर प्लेन। ये आपकी शियर प्लेन हो गई। ये आपका ये शाई हो गया, आपका लिप एंगल। ये आपका पाई हो गया। ये आपका अल्फा हो गया ब्रेक एंगल और ये हो गया आपका गामा क्लियरेंस एंगल और ये हो गया आपका शियर एंगल। ये आपकी पूरी की पूरी वर्कपीस हो गई और ये चिप थिकनेस हो गया, ये अनकट चिप थिकनेस हो गई, ठीक है। यही सारी चीजें हमने डिफाइन की थी। आपके कटिंग टूल की का जो अपर लेयर है, अपर पार्ट है, अपर सरफेस है, आप उसे डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ रेक फेस, रेक फेस। और ये जो लोअर लेयर है, लोअर सरफेस है, इसे आप कहते हैं फ्लैंक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी डायग्राम, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रेक फेस के बारे में, ठीक है। पहली पार्ट रेक फेस। अभी हम लोग एक दो क्लास के अंदर अपनी 3 डायमेंशनल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके की कटिंग टूल आएगी आपकी, ठीक है। और जब डिस्कशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कटिंग टूल की जो आउटर कटिंग पॉइंट है, ये है आपकी कटिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे जो वर्टिकल सरफेस है वो अंदर की ओर इंक्लाइन होता है, ताकि, और ये आप क्रिएट करते हैं क्लियरेंस एंगल, ताकि आपकी मशीन सरफेस की कांटेक्ट ना हो पाए इस कटिंग टूल के सरफेस के साथ, ठीक है। और आपकी लाइफ इंप्रूव रहे, आपके कटिंग टूल की भी, और आपके मशीन पार्ट में कोई डिस्टॉर्शन ना आए, कोई गलत तरीके की डेविएशन ना आए, ठीक है। तो इसी क्लियरेंस को दिखाया जा रहा है यहाँ इस पार्ट से, क्लियरेंस एंगल से, ठीक है। बात करें अगर रेक फेस की, तो देखिए ये रेक फेस, जैसे ही आपने कटिंग टूल यूज कर अपने मशीनिंग के दौरान अपने चिप को रिमूव करने की कोशिश की, अपने अनरिक्वायर्ड मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश की है, उस दौरान आपकी जो चिप है वो फ्लो हो जाएगी इसी रेक फेस के ऊपर से, ठीक है। मतलब
रेक फेस का एक प्राइमरी वर्क ये है कि वो डायरेक्शन देता है आपके चिप को टू मूव आउटवर्ड, ठीक है, टू मूव आउटवर्ड। तो ये एक रेक फेस की कंडीशन है, यूसेज है। अगर बात करें फ्लैंक की, तो फ्लैंक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ क्लियरेंस एंगल। इस तरह इसकी जरूरत ये है कि ये आपके मशीन पार्ट को सेव करता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ योर टूल मटेरियल और मशीन पार्ट के बीच कोई कांटेक्ट ना हो, इसी चीज को ये रोकने की कोशिश करता है। तो पहली पार्ट है आपकी रेक सरफेस, फेस द सरफेस अलोंग विच द चिप मूव्स अपवर्ड। दूसरी पॉइंट है आपकी फ्लैंक और रिलीफ फेस, द सरफेस विच इज रिलीव टू अवॉइड रबिंग विद मशीन सरफेस, ठीक है। तीसरी पार्ट है आपकी रेक एंगल। रेक एंगल आपके इस पार्ट में यहां डिनोट की जा रही है, ठीक है। रेक एंगल बेसिकली ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रेक सरफेस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन ऑफ i.e. नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। देखिए ये जो एंगल है ये आपकी रेक सरफेस से इस परपेंडिकुलर के बीच की एंगल है, और ये परपेंडिकुलर क्या है, इसे हमने डिफाइन किया था बाय रेफरेंस प्लेन, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन मशीन सरफेस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो रेक फेस से आपकी जो एंगल बन रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन, इसे ही हम लोग रेक एंगल के तौर पे डिफाइन करते हैं। अगर बात करें कि रेक एंगल की यूजेस क्या है, तो देखिए रेक एंगल आपके इस कटिंग टूल में शार्पनेस प्रोवाइड करता है। शार्पनेस को दूसरे टर्म में कीननेस का भी नाम दिया जाता है। तो मशीन्ड सरफेस को बेटर वे में, कम पावर में, कम फोर्स में, रिक्वायर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग कट करने के लिए आप अपने कटिंग टूल के एक पार्ट को शार्पेन करते हैं। उसी शार्पनेस को प्रोवाइड करने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में रेक एंगल, ठीक है। रेक एंगल की बात करें तो लोकेशन क्या है, किसके बीच की एंगल है, ये आप देख चुके हैं। अगर बात करें तो रेक एंगल की वजह से आपके कटिंग टूल की शार्पनेस इंक्रीज हो जाती है, एक कीननेस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और अगर बात करें तो कटिंग फोर्स रिड्यूस करता है और कटिंग पावर की रिक्वायरमेंट को आपका रेक एंगल कम करता है। तो ये आपकी मेन पर्पस है, मेन रीजंस है और मेन फंक्शन है आपके रेक एंगल की, ठीक है। अगर बात करें यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। इट अलाउज चिप फ्लो डायरेक्शन, रिड्यूस कटिंग फोर्सेस एंड पावर कंजम्पशन, ठीक है। It provides sharpness, keenness to the cutting edge and improves surface finish. ये surface finish की वैल्यू को भी इम्प्रूव करता है। अब surface finish की वैल्यू कई सारे पैरामीटर से पे डिपेंड करती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने रफ मशीनिंग की है, मतलब आपने बहुत फास्ट मशीनिंग की है या बहुत प्रिसाइज मशीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप बाकी के कांस्टेंट को कांस्टेंट कर दें और बात करें सिर्फ रेक एंगल की, तो रेक एंगल की वैल्यू के साथ सरफेस फिनिश की वैल्यू इंप्रूव होती है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है आपकी क्लियरेंस एंगल की, जिसे हम लोग रिलीफ एंगल भी कहते हैं। तो क्लियरेंस एंगल फ्रॉम द फ्लैंक मेजर की जाती है, फ्रॉम द फ्लैंक सरफेस टू द फिनिश्ड सरफेस। देखिए क्लियरेंस एंगल की वैल्यू जो है वो मेजर की जा रही है, ये आपके फ्लैंक सरफेस से आपके फिनिश्ड सरफेस के बीच में, ठीक है। इसे क्यों देते हैं, देखिए it reduces the friction between it reduces friction and tool wear and improve tool height. Excess clearance angle weakens the tool. अगर बात करें तो ये जो आपकी क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल आप प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन योर कटिंग टूल, इसकी वजह से रबिंग कम होती है, रबिंग कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से पावर कंजम्पशन भी इंप्रूव होता है, कम होता है, और आपके टूल की वियर कम होती है। टूल की वियर अगर आपकी कम होगी तो आपकी टूल लाइफ क्या होगी,
इम्प्रूव्ड हो जाएगी। बट अगर इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से आप ज्यादा दे देते हैं तो आपकी जो ये लिप एंगल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी लिप की जो स्ट्रेंथ होती है, कटिंग पॉइंट, कटिंग टूल के कटिंग पॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी जो क्लियरेंस एंगल है, रिलीफ एंगल है, वो एक लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है चीजें क्लियर है। ये सारी पॉइंट्स है, आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप नोट्स को बना रहे होंगे बेहतर तरीके से। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं हम लोग, एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं हम लोग ऑन द लेथ मशीन के बारे में काफी कुछ जानते होंगे आप, काफी वर्क कर चुके होंगे आप लोग उस मशीन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, बहुत वाइडली यूज की जाती है। यहाँ बेसिकली दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है शायद जो उस पर ना हो पाए। उनके लिए डिफरेंट अटैचमेंट्स आते हैं और बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं। बट अगर प्राइमरली कहें, एक रॉ लेथ मशीन की बात करें तो टर्निंग और फेसिंग दो ऑपरेशन है। अगर ये आपकी वर्क पीस है और आप सरकमफेरेंस बाहर आउटर पेरीफेरी पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क आप टर्निंग कर रहे हैं। अगर इस फेस पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं टर्निंग की, आइए देखने की कोशिश करते हैं। टर्निंग ऑन लेंथ, लेंथ टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। बात करेंगे एक पॉइंट की, तो बात कर रहे हैं हम लोग टर्निंग ऑपरेशन की। लेथ में टर्निंग ऑपरेशन जो होती है उसकी, और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरीज। तो पहले उस थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जो पूछी गई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं पेरिफेरल और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में। पेरिफेरल, पेरिफेरल एंड और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अगर बात करें तो पेरिफेरल और टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर इसकी फर्दर कैलकुलेशन करें और थोड़ा और इसे एक्सपैंड करें तो आप आर को लिख सकते हैं d/2 इंटू 2πn डिवाइड बाय 60 इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। रोटेशनल वेलोसिटी की बात अगर करें तो अगर आप कैलकुलेशन इसे कैंसिल आउट करें तो आप लिख सकते हैं पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इस मीटर पर सेकेंड को आप मीटर पर मिनट में कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू पाई डी एन मीटर पर मिनट, ठीक है। और अगर आपकी डायमीटर की जो वैल्यू है वो b इज इन mm, अगर डायमीटर आपकी mm में है तो आप इसे लिख सकते हैं पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डायमीटर की अगर वैल्यू आपको मिलीमीटर में दी है तो ही फिर आप ये लिख सकते हैं 1000। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फीड वेलोसिटी, जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं vf से, और आप लिख सकते हैं f इंटू एन, वेयर f इज द फीड ऑफ योर मशीनिंग ऑपरेशन एंड n इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आप इसे लिख सकते हैं मीटर पर मिनट। ये आपकी वैल्यू हो गई। अगर बात करें डेप्थ ऑफ कट के कैलकुलेशन की तो आप डेप्थ ऑफ कट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाई d2 माइनस d1 डिवाइड बाई 2, वेयर d2 इज आउटर डाया, d1 इज द इनर डाया, इनर।
आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप ले चुके होंगे, नोट्स आप प्रॉपर बना रहे होंगे। स्टार्ट करिए। एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है डायमीटर इज 30 mm एंड रिवॉल्यूशन पर मिनट। डायमीटर फॉर अ मशीनिंग ऑपरेशन इज 30 mm, 30 mm and the revolution per minute for the machine is 1000 rpm. Find the peripheral velocity v is equal to 1. इसकी कैलकुलेशन आपसे पूछी गई है और ये PSE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 13 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। v will be equal to pi dm by 60 by 1000, क्योंकि यहाँ आपकी मिलीमीटर में दी गई है, तो टाइम कैलकुलेशन पे आ जाएगी आपकी 3.14 इंटू 30 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000। वैल्यू आ गई आपकी 94.2 मीटर पर मिनट। ये आपकी आ गई फाइनल वैल्यू 94.2 मीटर पर मिनट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया था, बट यहाँ मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से यही हो रही थी कि 1000 की वैल्यू को लोग कंसिडर नहीं कर पा रहे थे, बोल जा रहे थे अंडर एग्जामिनेशन प्रेशर और व्हाटएवर में भी द रीजन। बट यहाँ ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन अगर आपसे पूछे तो यूनिट क्या दे रखी है उसका आप ध्यान रखेंगे कैसे करना है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और आगे डिस्कशन करेंगे अपने इसी ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में। थैंक यू, जय हिंद।